हेलो एवरीवन, स्टडी अंतर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने लोगों को भारत रत्न मिलने वाला है। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर और एल के आडवाणी, इन लोग को मिलेगा। तो हम लोग एमएस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ रहे थे जब वीडियो हमारी अब्रप्टली क्लोज हो गई थी। तो अभी हम लोग वहीं से वापस से स्टार्ट करते हैं। तो एमएस स्वामीनाथन के बारे में जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग पार्ट 3 वाले वीडियो में देख रहे थे। ये जो करेंटली जो वीडियो चल रही है, ये जो लेक्चर है, ये है पार्ट 4, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे पार्ट 5, पार्ट 6, जब तक हम लोग पूरी ई दृष्टि को कंप्लीट नहीं कर दें, ठीक है। तो आप इस वीडियोस को देखते रहिए और समझते जाइए कि क्या क्या करंट अफेयर्स जो हैं वो ई दृष्टि में कवर हम लोग इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो एमएस स्वामीनाथन को इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ही रिसीव्ड न्यूमरस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो पहले उनको ये मिला है 1961 में, ठीक है। तो आपको इनको ईयर वाइज भी याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन सा मिला, बाद में कौन सा मिला, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1971, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986, ठीक है। तो इनको पद्मश्री मिला है 1967 में। फिर इनको याद रखिएगा कि इनको पद्म भूषण भी मिला है 1972 में, और 1989 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है। और इनका जो देहांत हो गया था वो हो गया था सितंबर 28, 2023, ठीक है। इसके अलावा एल के आडवाणी जी को भी मिला है पोस्टथॉमसली, और ये कराची में इनका जन्म हुआ था और 1927 में। और ही हैज़ सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरह भी काम कर चुके हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं और प्रेसिडेंट भी कभी नहीं बने थे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह। ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर है, तो इनके लिए भी याद रखना पड़ेगा कि ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे और ये चीफ मिनिस्टर भी थे उत्तर प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन 1952 में ही लेड उत्तर प्रदेश इन एबॉलिशिंग द ज़मींदारी सिस्टम। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि यूपी में जो ज़मींदारी सिस्टम था वो 1952 के अराउंड ख़त्म हो गया था। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी को भी मिलेगा। तो इसमें ही वॉज बॉर्न इन 1921 और ये 9th प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, 9th, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देन इनके बाद इनके पीरियड में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इनके टाइम में ही आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। और इनकी एक बुक का नाम है सहर्षफान, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ श्री विश्वनाथ सत्यनारायण, फेमस तेलुगु नॉवेल वेवी पदालगू, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, सहर्षपान इनकी बुक का नाम है पीवी नरसिम्हा राव जी की, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने डिक्लेयर किया था, ये फंडामेंटल राइट को ये वॉयलेट कर रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ये कौन से आर्टिकल को वॉयलेट कर रहा था? ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को ये कर रहा था वॉयलेटिव द राइट टू इंफॉर्मेशन। देन इन्होंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का नाम इसमें अप्लाई किया था जिसका नाम है डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, ठीक है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग कॉम्पीटिंग फंडामेंटल राइट्स हियर, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ पे दो ये जो राइट्स हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी, ये इसमें जो थे ये वॉयलेट हो रहे थे, तो इसलिए इसको कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। देन एसबीआई इसमें जो थी वो मेन इसमें पार्टी थी जो कि इसको कहा गया था कि इमीडिएटली इसको स्टॉप किया जाए इशू करने के लिए। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये पता होगा कि ये 2017 में आया था जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है, पी नोट जिसको कहते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको करता है, और ये किस डिनोमिनेशन में होता है? ये 1000 रुपये, 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 10 करोड़, ठीक है। तो इन डोमिनेशन में ये सोल्ड होता था।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो यूसीसी का जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आप समझना पड़ेगा कि यूसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका जो लॉज होते हैं वो सारे समुदाय पे एक जैसे होते हैं, कॉमन लॉज होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? मैरिज के रिस्पेक्ट में, डिवोर्स के रिस्पेक्ट में और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम में अगर अलग अलग प्रॉपर्टी राइट्स और डाइवोर्स और मैरिज इस टाइप का आपने सुना होगा कि मुस्लिम्स में अलग होते हैं, तो सब अपने अपने लॉज को अब यूज़ करते हैं। तो इसको हटा करके एक सिमिलर लॉज बनाने की कोशिश की जाती है, तो इसीलिए इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है। और उत्तराखंड जो है ये पहला लेजिस्लेचर बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो उत्तराखंड ने ये जो एक्ट मतलब ये जो यूसीसी को लागू किया था, ये एक हाई लेवल कमेटी बैठी थी जिसका नाम था जस्टिस रंजना पी देसाई की अध्यक्षता में, एक चेयरमैनशिप में, ठीक है। तो ये आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा कि किन की कमेटी बैठी थी। और इससे पहले आपको गोवा का यूसीसी का समझ बता देता हूँ कि गोवा में भी यूसीसी है। पोर्चुगीज़ सिविल कोड 1867 इज़ बेसिकली एन एलियन कोड गिवन बाय द पोर्चुगीज़। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो गोवा में जो सिविल कोड है वहाँ पे भी यूसीसी लागू है, लेकिन वो पोर्चुगीज़ के टाइम से लागू है। और वो पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ था, ये दूसरा ऐसा स्टेट हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड जो होगा ये पहला लेजिस्लेचर होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है। तो ये पोर्चुगीज़ के टाइम से है और ये इंडिपेंडेंस इंडिया का ये पहला स्टेट बनेगा उत्तराखंड, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। देन आपको कुछ इसमें देखना है क्या क्या हाइलाइट्स हैं मतलब इस यूसीसी का। तो एक्ट मैंडेट्स द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस विद इन 60 डेज़ ऑफ सेरेमनी। तो आपको 60 डेज़ जो भी आपकी अगर शादी होती है तो मैरिज के 60 डेज़ के अंदर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। देन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस में फेस अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये और 3 महीने की जेल हो सकती है। नो मैरिज कैन बी डिजॉल्व विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर और एल्स इट वुड लीड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स। तो मतलब कोई भी शादी जो होगी वो कोर्ट ऑर्डर के बिना डिजॉल्व नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। देन सेक्शन 4 ये कहता है कि नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज दस प्रोहिबिटिंग बाईगेमी और पॉलीगेमी। तो इसमें पॉलीगेमी और बाईगेमी को भी इसमें प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। देन सेक्शन 28 प्रोहिबिट्स द इनिशिएशन ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग अनलेस 1 ईयर हैज़ इलैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ मैरिज। तो डेट मतलब शादी के 1 साल के बाद ही आप डिवोर्स की प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सेक्शन नहीं याद रखना है, लेकिन आपको इसके जो मेन फीचर्स हैं उसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। द एक्ट लीव्स आउट द मेंबर्स ऑफ LGBTQIA कम्युनिटी फ्रॉम इट्स एम्बिट एंड अप्लाइज ओनली टू द हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें LGBT कम्युनिटीज़ नहीं एडेड हैं, इसमें शामिल नहीं है, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। द बिल हैज़ अबॉलिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि द एक्ट इंश्योर्स द इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सन्स एंड डॉटर्स। तो मतलब जो लड़के और लड़कियां जो होंगे उनको इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा, इंक्लूडिंग द इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। अगर कोई इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है तो उसको भी ये राइट रहेगा और अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी रहेगा। और इसके अलावा जो सरोगेसी और से भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पास भी ये प्रॉपर्टी राइट्स रहेंगे, ठीक है। तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। देन सेक्शन 378 ने ये कहा है कि इसको मैंडेटरी किया है फॉर पार्टनर्स इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद इन द स्टेट टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप टू द कंसर्न रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिस्डिक्शन दे आर रिसाइडिंग, ठीक है। तो इसमें जो भी लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनको रजिस्ट्रार के पास जाके उनको बताना है कि हाँ वो मतलब एक स्टेटमेंट देना है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दैन सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है स्टिपुलेट्स नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद तो ये था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन अगर इस पर स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं कि कौन से इसमें सही हैं कौन से इसमें गलत हैं, ठीक है। तो आपको सारे स्टेटमेंट पता होने चाहिए। देन अयोध्या राम मंदिर बना था जनवरी 2024 में राम टेम्पल बना था अयोध्या में।
तो उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आर्किटेक्ट कौन है, ये रहेगा चंद्रकांत भाई सोमरूप एंड हिज टू सन्स, निखिल सोमरूप एंड आशीष सोमरूप। तो आपको ये दोनों, इन तीनों का नाम याद रखना है। सोमपुरा, ठीक है। इसके अलावा जो डिज़ाइन एडवाइज़र्स हैं ये आपको नहीं याद है। कंस्ट्रक्शन कंपनी आप देख लीजिएगा L&T है, ठीक है। और इसका जो बाउंड्री वॉल है और हाइट है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना नहीं डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा कि इसमें अयोध्या राम टेम्पल के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, ये 3 स्टोरी का टेम्पल है, ठीक है। और ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। तो जो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो टेम्पल्स होते हैं उनको नागर स्टाइल बोला जाता है, और जो साउथ इंडिया में होते हैं उनको बोला जाता है द्राविड़ स्टाइल, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था प्राइम मिनिस्टर ने, ये 2020 में रखा गया था, ठीक है। देन इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये पंचायतन स्ट्रक्चर का टेम्पल होता है, ठीक है। और इसमें किसके ऊपर ये डेडिकेटेड है टेम्पल, सूर्यदेव भी हैं और देवी भागवती, गणेश भगवान और लॉर्ड शिवा। टेम्पल ऑफ माँ अन्नपूर्णा एंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो नॉर्थ में आपको माँ अन्नपूर्णा और साउथ में आपको लॉर्ड हनुमान का भी मंदिर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको रामलला का आइडल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक बालक राम की तरह इनका डिपिक्ट किया गया है, मतलब 5 साल के जो बच्चे राम थे, चाइल्ड राम थे, उनकी तरह इनको डिपिक्ट किया गया है। और इनमें 3 स्कल्प्टर्स हैं, गणेश भट्ट, अरुण योगीराज और सत्यनारायण पांडे। तो ये 3 स्कल्प्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक ब्लैक स्टोन का यूज़ हुआ था, कृष्णशिला स्टोन, और इसका वेट था 150 kg से 200 kg के बीच में, ठीक है। और इसमें जो इसके क्राफ्ट किए थे, ये थे स्कल्प्टर अरुण योगीराज, जो कि मैसूर कर्नाटका से थे। जो हाइट है वो है 51 इंच का आइडल है ये, और ये 5 साल का बच्चे की तरह इनको बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बोथ साइड्स ऑफ द रामलला आइडल द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा आर इंग्रेव। तो 10 जो लॉर्ड शिव के लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनको भी इंग्रेव किया गया है। तो कौन से हैं, मत्स्य है, कूर्म है, वरह है, नरसिम्हा है, वमान है, परशुराम है, राम है, कृष्णा, बुद्ध एंड कालकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नियर द राइट फुट ऑफ द आइडल लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन इंक्रेव्ड। तो राइट फुट ऑफ द आइडल में वहाँ पे राम हनुमान जी की भी मूर्ति है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो जी, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा इसमें पूछने का बहुत स्कोप नहीं है, लेकिन आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दे कौन रहा है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो सबसे पहले जब कोई भी आप अवार्ड या स्कीम पढ़ा करिए तो आप पहले देखा करिए कि कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसकी जो थीम थी वो इस साल की थी वेस्ट टू वेल्थ। तो आपको पहला तो ये याद रखना है, बिल्कुल एकदम मतलब पूछा जा सकता है। और इसमें हम लोग सीधे इसके रैंकिंग्स में देख लेते हैं। तो जो ऑल इंडिया सिटी रैंक 1 है ये कौन बना है, इंदौर और सूरत बना है। जो ऑल इंडिया सिटी रैंक 3 ये बना है नवी मुंबई, ठीक है। तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। और पॉपुलेशन जिन यहाँ पे 1 लाख से कम है वो बना है एक सिटी है जिसका नाम है ससवात, ठीक है। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा है, मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर ये कौन सा बना है, चंडीगढ़। क्लीनेस्ट गंगा टाउन में कौन सा रैंक है, ये वाराणसी का है। और रैंक 2 पे है प्रयागराज, ठीक है। तो ये दोनों यूपी से रिलेटेड हैं, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, रैंक 1 और रैंक 2 में। देन टॉप 3 सिटीज़ यानी जिनकी पॉपुलेशन सिटीज़ की 1 लाख से ज़्यादा है, उसमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई हैं, ठीक है। इंदौर आपको याद रखना है एमपी एमपी में है, सूरत गुजरात और नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उसमें आ जाता है आपका ससवाद यानी महाराष्ट्र में है, पत्तन जो कि छत्तीसगढ़ में है, और लोनावला जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। ज़्यादातर लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, जाएंगे मोस्टली ये पढ़ के ज़रूर जाते हैं, लेकिन शायद ये स्किप कर जाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है।
टॉप 3 स्टेट में कौन सा आ सकता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और टॉप 3 गंगा सिटीज़ में हमने देखा था वाराणसी, प्रयागराज और थर्ड नंबर पे है बिजनौर। तो तीनों यूपी के हैं क्योंकि यूपी से ही गंगा गुजर के जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये जो मिनिस्ट्री कौन सी होती है। पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। ठीक है, और क्योंकि हायर एजुकेशन में है। देन आपको ये देखना है कि टोटल इनरोलमेंट कितना हुआ है, 4.33 करोड़ हुआ है, जो कि इन 2021 फ्रॉम जो कि लास्ट ईयर जो था वो था 4.14, इस बार 4.33 करोड़ हुआ है। तो 91 लाख का इसमें जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इंक्रीज़ कितने का है? 91 लाख का। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि फ़ीमेल जो एनरोलमेंट है वो भी बढ़ा है 2.7 करोड़ से। ठीक है, 2.07 करोड़ मतलब ये था इसमें, और 2.1 करोड़ था लास्ट ईयर में। तो 0.06 करोड़ जो है ये डेटा बना है, मतलब ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि फ़ीमेल एनरोलमेंट भी बढ़ा है। द इनरोलमेंट ऑफ एसटी स्टूडेंट हैज़ इंक्रीज, ये भी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि एसटी स्टूडेंट्स का भी इनरोलमेंट बढ़ा है, फीमेल का भी बढ़ा है, टोटल इनरोलमेंट भी बढ़ा है। तो सारे अभी तक बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं एसटी फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं इनका भी इनरोलमेंट बढ़ा है। ठीक है, तो हमको बस इतना एक मोटा मोटा याद रखना है कि एसटी फीमेल एसटी स्टूडेंट्स ये सारे चीज़ ये जो हैं ये बढ़े हैं। ठीक है, इंक्रीज़ हुए हैं। देन माइनॉरिटी स्टूडेंट इनरोलमेंट में ये भी इंक्रीज़ हुआ है। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ये भी बढ़ा है, 2.84 हो गया है, जो कि पहले था 2.37। ठीक है, तो ये नंबर आप याद रखिएगा, यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो फीमेल GER है मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये भी बढ़ा है, 2.85 हो गया है, जो कि पिछले साल थी 2014-15 में थी ये 2.29। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 5 साल में कितना इंक्रीमेंट हो चुका है, यहाँ से 2.29 से 28.5 हो गया है। देन जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है, द जेंडर पैरिटी इंडेक्स होता है द रेशियो ऑफ फीमेल GER टू द मेल GER, तो ये कितना है, इज़ 1.01। Then gender parity index has continued to be above 1 since 2001, 17, 18। तो आपसे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि जनरल एनरोलमेंट जो रेशियो है, जनरल पैरिटी जो इंडेक्स है वो 1 से कम है। आपको मार्क करना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अबव 1 है। then that is a female GER continues to be more than the male GER for the 5th consecutive year। तो आपको याद रखना है कि जो फीमेल का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो मेल से ज़्यादा है, और ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। then नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, तो ये आया हुआ है। तो ये जो ये एक एक्ट आया हुआ था अभी रिसेंटली, जहाँ पे पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन को टू द वुमेन, लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज़ में भी ये दिया गया था, 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन। ठीक है, और ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था? ये था 106 अमेंडमेंट एक्ट। ये आप क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ इसका हाइलाइट्स देख लेने हैं कि इसमें सिंपल इसका जो गोल था ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन, द एक्ट प्रपोज अमेंडमेंट टू द विद रिस्पेक्ट टू द NCT ऑफ दिल्ली, आर्टिकल 339 स्पेशल प्रोविजन एंड न्यू आर्टिकल्स टू बी इंसर्टेड। इसमें क्या है कि आर्टिकल्स कौन कौन से नए, द वुमेन्स रिजर्वेशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस 3 न्यू आर्टिकल्स। कौन कौन से नए आर्टिकल इसमें ऐड हुए हैं? 330A, 332A, 334A। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसमें दो दो करके इसमें आगे बढ़ा करके आप इसको याद कर सकते हैं, 330, 332, 334, और सब में A। देन द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर 15 ईयर्स। तो ये जो अभी रिजर्वेशन का जो आया है ये 15 साल के लिए ही अभी लागू है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आपको पता होना चाहिए। देन न्यू एक्ट्स टू ओवरहॉल क्रिमिनल लॉज। तो कुछ नए लॉज अभी आए हुए हैं क्रिमिनल लॉज को ओवरहॉल करने के लिए, मतलब उसको बदलाव करने के लिए। तो आपको जैसे कि पता होगा कि 3 बिल हैं, जैसे कि जो है IPC,
1860 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC से 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया है अभी, ठीक है। IPC 1860, CRPC 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, 1872। तो आपको इसका ईयर भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया है कि जो IPC है उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता, और जो CRPC है उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जैसे कि आप ईयर से देख के पता कर पा रहे हैं कि 1860, 1872, तो ये कॉलोनियल टाइम यानी जब अंग्रेज थे तब के टाइम का ये चल रहा था, तो इसको बदलना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो ये था आपका और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी इसमें चेंज किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये तीनों एक्ट के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्रिटिश मेड रूल है फ्रॉम 1860 अंटिल, तो ये हम लोग कई सालों, मतलब इतने सालों से 1860 से ये हम अभी तक चल रहा था, तो इसको बदलना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो हम लोग एक बार भारतीय न्याय संहिता के बारे में भी देख लेते हैं, जिसमें कुछ नए प्रोविजंस इसमें जोड़े गए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में जोड़ा गया है, देन पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में जोड़ा गया है, टेररिस्ट एक्ट के ऑफेंसेस के बारे में भी इसमें एडिशन किया गया है। तो ये सब पहले नहीं था, इसमें इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी था। और एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड स्नैचिंग, ठीक है, तो स्नैचिंग के ऊपर भी नहीं था, तो बताइए उसमें भी हो सकता है। द पनिशमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैंग रेप विल नाउ इंक्लूड 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये बहुत ज़रूरी था। और द फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग, तो मॉब लिंचिंग के ऊपर कुछ नहीं था, तो कोई भी ऐसा नियम नहीं था, तो कैपिटल पनिशमेंट का भी इसमें अभी किया गया है मॉब लिंचिंग के टाइम, मॉब लिंचिंग के ऑफेंस पे। देन इसके अलावा आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में क्या याद रखना है कि द फॉर्मल प्रोविजन हैज़ बीन एडेड टू मेक श्योर दैट द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम हैव फ्री एक्सेस टू कॉपी ऑफ द FIR विद इन 14 days ऑफ द अक्यूज्ड प्रोडक्शन और अपीयरेंस, तो 14 दिन के अंदर FIR आपको मिल जाएगी। और इसमें एक ज़ीरो FIR का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो आप मतलब किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में हैं अगर, और आप अपने मतलब होम टाउन में नहीं हैं, तो भी आप FIR वहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट को किया गया है। द एक्ट परमिट्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एन एविडेंस एंड विल हैव अ लीगल वैलिडिटी एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए, बस इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पटना हाई कोर्ट ने अभी 65% कोटा जो बिहार में मिलता है उसको भी स्ट्राइक आउट कर दिया है, मतलब उसको हटा दिया है। तो ये क्या चीज़ था, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये किस चीज़ के लिए था, और बस इससे और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें आपको देखना है कि जो पटना मतलब जो बिहार लेजिस्लेचर था उसने अभी इंक्रीज़ किया था रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एलिमेंट्री बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम 50% टू 65%। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि 50% से ज़्यादा का रूल है नहीं, मतलब जो रिज़र्वेशन आप दे सकते हैं वो आप 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट जो होते हैं वो 50% से ज़्यादा भी रिज़र्वेशन देते हैं, जो कि बाद में ये कोर्ट्स में जाता है और कोर्ट्स उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग सेक्शन देखने वाले हैं इसमें आता है नेशनल स्कीम्स और इनिशिएटिव्स। तो नेशनल स्कीम्स से रिलेटेड कुछ क्या क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं, और कौन से इनिशिएटिव्स अभी नए नए आए हैं वो भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सुभद्रा। तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने लॉन्च किया था सुभद्रा, और ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इन भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये उड़ीसा की एक स्कीम है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको की है, लॉन्च किया था। इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम एंड इट एक्सपेक्टेड टू कवर मोर देन 1 करोड़ वुमेन, ठीक है। तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाली है, एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन, जहाँ पे वुमेन को एम्पावर किया जाएगा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो वुमेन की जो एज होनी चाहिए वो 21 से 60 है होनी चाहिए, उड़ीसा की रहने वाली होनी चाहिए,
और इनकम क्राइटेरिया भी है, ठीक है। इसमें एक्सक्लूजन किस चीज़ का है, तो इतना आपको डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आपको याद रखना चाहिए कि सुभद्रा स्कीम किस स्टेट का है और ये किसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर भी पढ़ सकते हैं कि इसका की फ़ीचर क्या है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है 1 करोड़ वुमेन को 2024 से 2029 तक। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, 5,000 रुपये ईच का, ठीक है। 5,000 रुपये हर इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये मिलेगा। ऑन राखी पूर्णिमा अगस्त में और वुमेंस डे पे मार्च में, तो अगस्त और मार्च में 2 दिनों में आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। मोड ऑफ पेमेंट वही रहेगा, आधार इनेबल्ड सिंगल होल्डर बैंक डिपॉजिट, डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट कार्ड उसमें आएगा, और सुभद्रा डेबिट कार्ड भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था सुभद्रा स्कीम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्री श्योर स्कीम, ठीक है। तो ये एग्री श्योर स्कीम क्या है, तो ये पहली बात तो इसने किसने लॉन्च किया है आपको देखना चाहिए कि ये है एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री और फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ये स्कीम लॉन्च की है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए एग्री श्योर का फुल फॉर्म क्या है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, ठीक है। इट्स एन इनोवेटिव फंड विच इज़ पायनियरिंग स्टेप टुवर्ड डेवलपिंग द एग्रीकल्चरल लैंडस्केप इन इंडिया। इट इज़ डिज़ाइन टू फ्यूल ग्रोथ एंड फॉस्टर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो इसमें बस आपको एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाने के लिए ये स्कीम इसमें लॉन्च की गई है। और इसके अलावा इसमें एक एग्री श्योर ग्रीनथन अवार्ड भी इसमें मिला था। तो इसमें जो टॉप 3 स्टार्टअप्स हैं इनको मिला है ग्रीन सेपियो, कृषि कांति और एम्ब्रियोनिक्स, ठीक है। इन एज सेलेक्टेड एज अ विनर, रनर अप एंड सेकंड रनर अप। तो इसको ग्रीन सेपियो को विनर थे और कृषि कांति जो थे ये मतलब ये जो स्टार्टअप था ये था आपका रनर अप, और एम्ब्रियोनिक्स आपका 3rd प्लेस पे था, ठीक है। तो और ये लॉन्च कब हुआ था ग्रीन नॉर्थन, तो 2024 में मुंबई में। तो बस आपको इतना ही इसमें पता होना चाहिए। देन 5 years ऑफ जल जीवन मिशन, तो 5 साल हो गए हैं जल जीवन मिशन को, तो आपको ये इसका बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ था। तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ओनली 3.23 करोड़ ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैड टैप वाटर कनेक्शन। तो जब ये शुरू हुआ था तब वो सिर्फ सिर्फ 17% लोगों के पास जो रूरल हाउस होल्ड हैं में लोग रहते थे उनको टैप वाटर कनेक्शन मिलता था, ठीक है। तो आज के डेट में ऐसा क्या हो गया है, जल जीवन मिशन है सक्सेसफुली प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन टू 11.82 करोड़ एडिशनल रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये जो 3.23 करोड़ है इसकी जो संख्या हो गई है वो 11.82 करोड़ हो गई, यानी ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई है, ठीक है। ब्रिंगिंग द टोटल कवरेज टू ऑलमोस्ट 15 करोड़ हाउस होल्ड। तो ये एक्चुअली 15 करोड़ हो गई है, ठीक है, 5 गुनी। और ये 77% ऑफ ऑल रूरल हाउस होल्ड को ये आप कवर कर लिया, तो मतलब आप 17% से ये पहुंच गई है 78% ऑलमोस्ट। तो ये बहुत अच्छी इसमें इसकी ये मिशन था, ठीक है। तो रूरल हाउस होल्ड में भी टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाने का मतलब ये है कि जो पानी जो होता है जो कि बहुत बेसिक नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तो वो एक साफ पानी मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उससे कई सारे हेल्थ डिजीज़ भी हो सकते हैं अगर साफ़ पानी नहीं मिलता है तो इसमें इसको लॉन्च किया गया था 2019 में इसी मकसद से, टू प्रोवाइडिंग टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो इसका आपको ये डेट भी याद रखना है कि इसका मिशन का टारगेट कब तक था, 2024 तक इसका टारगेट था। देन इसके बाद आपको देखना है इसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यही मैंने बताया आपको, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये इसको आपको इतना चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। मेंस में भी ये डेटा आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और ये आपको बताना है गवर्नेंस में ये काम आ सकता है। और अगर आप कहीं इसको डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं वन नेशन वन लोकेशन पे, ठीक है। तो ये वन नेशन वन लोकेशन क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ ने अभी अनाउंस किया है ये प्लान टू सेंट्रलाइज ऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोपवेज, ठीक है, इनटू सिंगल हब्स टर्मिनल अक्रॉस इंडिया टू स्ट्रीमलाइन इन्हांस पैसेंजर कन्वीनियंस, ठीक है। तो
इसमें एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा फॉर कनेक्टिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब बस आपको इतना ही याद रखना है। और इसका एक पायलट अभी स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे, कटरा में और तिरुपति में, अलॉन्ग विथ वाराणसी एंड नागपुर। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए वन नेशन वन लोकेशन के बारे में क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आइडिया होना चाहिए। द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जिससे मैंने आपको बताया था कि स्कीम्स में सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए कि कौन सा है। देन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो ये आपका दूसरी चीज़ हो गई, ये आपका पहली चीज़ हो गई। देन स्कीम का जो टोटल आउटले है वो है 22,100 करोड़। ठीक है, और जो इसका टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है, 2024-25 से 2028-29। ठीक है, तो ये आपको टाइम पीरियड भी आपको मालूम होना चाहिए नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम का। इसका एम क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। टू इन्हांस फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री बाय एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैंपस लैब्स लेबोरेटरी ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन 28 स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज। तो एक लैब बनानी है बेसिकली, नेशनल मतलब फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पे जांच की जा सकती हो। देन आप इस स्कीम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपसेस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। देन इसके अंदर एक और जो दूसरा कंपोनेंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब, इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली कैंपस ऑफ द NFSU। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, देन हम लोग आ जाते हैं GI टैग टू द मजूली मास्क एंड अदर्स। ठीक है, तो GI टैग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सी। तो मजूली मास्क के बारे में क्या होता है, रूट ऑफ मजूली मास्क इज सिचुएटेड इन द रिवर आइलैंड ऑफ मजूली। तो ये आसाम में है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आसाम में है। और ये एक दिस रिवर आइलैंड, पहली बात तो आपको बताना चाहिए कि आइलैंड है मजूली आसाम में। ठीक है, तो एक मतलब रिवर है और उसके बीच में यहाँ पे एक लोकेशन है, उसी को मजूली बोलते हैं। ठीक है, मजूली मास्क आर हैंडमेड मास्क, तो आपको पता होना चाहिए। और ये ट्रेडिशनली यूज़ होती है टू डेफिसिट कैरेक्टर इन भवनाज और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज में विद डिवोशनल मैसेजेस अंडर द नियो वैष्णवाइट लाइफ। ठीक है, देन मजूली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग के बारे में है, ये फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जो कि 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी। तो ये जो पेंटिंग होती है ये सांची पत या फिर एक जो अगर ट्री एक होता है, अगर ट्री, तो उसके जो लकड़ी होती है उसके ऊपर ये बनाई जाती है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। द पेंटिंग्स वर पेट्रोनाइज्ड बाय द अहोम किंग्स। तो आसाम में उस वक्त अहोम किंग्स रहते थे, तो ये उनके द्वारा पेट्रोनाइज होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं PM जन मन पे। ठीक है, तो PM जन मन, आपको पहली बात स्कीम आपको पता होना चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री का है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। ठीक है, और ये जन मन जो है इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, और ये इसके ऊपर ये जो PM जनमन के ऊपर इसमें बेसिकली ये लिखा है कि ये कैंपेन इसमें स्टार्ट हो रहा है अभी। इसमें एम है कि टू रीचिंग आउट टू द 22,000 PVTGs जो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 200 डिस्ट्रिक्ट में हैं और उनको वहाँ पे मतलब पहुँचना है और वहाँ तक पहुँच के उनको PM जनमन की जो परियोजना है, मतलब जो स्कीम है, उसका फ़ायदा वहाँ पे उन लोगों को भी पहुँचाना है। ठीक है, तो PM जनमन जो है ये इसको जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है और इसको प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से इसको स्टार्ट किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुंती डिस्ट्रिक्ट है ऑफ झारखंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पूछ लेगा, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा आपका PM जनमन के बारे में, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है,
देन आते हैं हम लोग नेशनल इवेंट्स और प्रोग्राम्स में। तो पहला जो नेशनल इवेंट है मतलब समृद्ध प्रोग्राम एक हुआ था। तो समृद्ध प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसके अंदर में, मीटी के अंदर में, ठीक है। तो मीटी जो है इसके अंदर में, और समृद्ध का जो इसमें स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली ये एक्सेलरेशन अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019। तो ये सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन स्टार्टअप के एक्सेलरेशन के लिए है, और ये नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 में एक नेशनल पॉलिसी आई थी, उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो समृद्ध प्रोग्राम लॉन्च इन अगस्त 2021। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2021 में ये लॉन्च हुई थी। एम्स क्या है इसका, एम टू सपोर्ट 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स विद एन आउटले ऑफ 99 करोड़। तो आपको बस ये एम पता होना चाहिए, ये क्या है, टू सपोर्ट 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, ठीक है। देन आपको ये पता मालूम होना चाहिए कि स्कीम कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, मीटी स्टार्टअप हब डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मीटी स्टार्टअप हब एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ये इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। देन हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं शिल्प दीदी महोत्सव। ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, ये अभी न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया था, शिल्प दीदी प्रोग्राम, जो कि 100 दिन तक ये चल रहा था। तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका प्रोग्राम का क्या है, ये हम लोग को देखना है, टू फॉस्टर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमंग फीमेल आर्टिसंस थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, शिल्प दीदी यानी जो फीमेल आर्टिसंस हैं उनके ऊपर ये फोकस्ड है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, लखपति दीदी सम्मेलन। तो ये लखपति दीदी सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था जलगांव महाराष्ट्र में, और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जी थे उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए हैं 11 लाख न्यू लखपति दीदीज़ को, जो अभी रिसेंटली लखपति बनी है, ओके। तो जो अभी इसमें जो लखपति देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 करोड़ वुमेन हैव ऑलरेडी मेड लखपति दीदीज़। तो 1 करोड़ वुमेन अभी बन गई हैं, और अभी जो क्या टारगेट है, 3 करोड़ लखपति दीदीज़ को बनाने का टारगेट है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लखपति दीदी क्या है, इज़ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हु अर्न्स एन एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹1 लाख और मोर। तो साल में 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर बन के आपको कमाना है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये द इनकम इज़ कैलकुलेटेड फॉर एटलीस्ट 4 एग्रीकल्चरल सीजन और बिजनेस साइकिल विद एन एवरेज मंथली इनकम एक्सीडिंग ₹10,000 और सो इज़ दैट इज़ सस्टेनेबल, ठीक है। और इसको ये 2023 में ये स्कीम चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी। दैन 8th धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस। तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। और जो इसमें चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जी, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। तो ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस के बारे में, और इसका नंबर भी याद रखिएगा, ये 8th नंबर का है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ आपको इसमें आपको ये दिख लीजिएगा, द फर्स्ट इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सितंबर 2012 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश, यानी सांची यूनिवर्सिटी में हुआ था मध्य प्रदेश में। पहला ये 8th नंबर का है, जो अभी हो रहा है वो 8th नंबर का है, और ये गुजरात में हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। तो जो नीति आयोग की जो मीटिंग होती है उसी को हम लोग बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, ठीक है। और इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको ये नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के बारे में आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें होते हैं। तो इसमें पहली बात तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता हो तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग का जो बॉडी है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ विद लेजिस्लेचर। तो उन यूनियन टेरिटरीज़ को ऐड किया गया है जिसमें लेजिस्लेचर हैं। इसके हवाले लिeutenant गवर्नर्स ऑफ अदर यूटीज़, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के,
फुल टाइम मेंबर्स हैं नीति आयोग के और कुछ स्पेशल इन्विटीज़ हैं। तो ये जो पूरे मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम क्या है? ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको लॉन्च किया है। रीसेट इसका नाम है, फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट एंड ट्रेनिंग। और इसको किस दिन लॉन्च किया गया था? नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। रीसेट प्रोग्राम का एम क्या है? एम्पावरिंग एंड प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अवर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो कि जल्दी एज में, मतलब जैसे आपने देखा होगा 34 की एज में ये रिटायर हो जाते हैं, तो उनको और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने का ये प्रोग्राम है। और इसमें द पायलट फेज़ अभी स्टार्ट हुआ है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ये अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो एथलीट होने चाहिए हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम एन एक्टिव स्पोर्ट करियर एंड आर एज्ड बिटवीन 20 से लेकर के 50 साल की एज में बीच में उन्होंने अगर कोई स्पोर्ट्स खेल करके इंडिया के लिए और रिटायर हो गए हैं तो उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है। और इसके अलावा हु हैव बीन विनर्स ऑफ एन इंटरनेशनल मेडल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट्स, तो आपको विनर रहना भी बहुत ज़रूरी है। और हैव बीन नेशनल मेडलिस्ट, अगर आप नेशनल मेडलिस्ट हैं या स्टेट मेडलिस्ट हैं या फिर आप पार्टिसिपेंट हैं इन एनी कॉम्पिटिशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये सारे लोग जो हैं ये इसको आप इस कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं रीसेट प्रोग्राम्स के में। ठीक है। देन नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान कैंपेन। तो ये कैंपेन है जिसको किसने लॉन्च किया है? आपको पहली चीज़ याद रखना है कि नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है? टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर। ठीक है। तो मतलब ये इसका एम है ऑल अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम था ये 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। और ये था, मतलब इसमें जो फोकस थे ये था इसमें कि हेल्थ और न्यूट्रिशन पे फोकस रहेगा, एजुकेशन पे फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एजुकेशन, एग्रीकल्चर। इसी तरह एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट आया था, उसके बाद ब्लॉक प्रोग्राम आया था और ये भी प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था। और इसमें 500 ब्लॉक्स यानी 329 डिस्ट्रिक्ट के 500 ब्लॉक्स को इसमें फोकस पे रखा गया था। और सेम जो इसमें थीम्स यही रहेंगी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें 40 इंडिकेटर पे इसमें रखा गया है, मतलब इसमें मेजर किया जाएगा प्रोग्रेस को। और इसमें 81 जो इंडिकेटर्स हैं इसमें प्रोग्रेस को मेजर किया जाएगा। ठीक है। तो ये था संपूर्णता अभियान के बारे में। तो नाम से आपको वैसे आइडिया नहीं मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का ये प्रोग्राम है और ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये कैंपेन ये चलाया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चंद्रयान 3, जो इस वक्त मतलब इस साल का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ था और ये काफ़ी प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए। तो इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है सब कुछ जानना। तो इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया था और ये पहला ऐसा कंट्री बना था, पहला। ठीक है। याद रखना होगा कि ये पहला ऐसा कंट्री बना था जिसने साउथ पोल रीजन में लैंडिंग की है। ठीक है। साउथ पोल रीजन में। और जो लैंडर का नाम था वो था विक्रम। और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको लॉन्च किसने किया था? ऑफ कोर्स ये इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है। और इसका बजट देखिए कितने कम बजट में, यानी 615 करोड़। मतलब अगर आप यूएस के और बाकी कंट्रीज़ के तुलना करेंगे तो आपको ये अमाउंट बहुत ही कम लगेगा। ठीक है। और इसमें आपको देखना है द इसरो कंप्लीटेड द लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन टू सक्सेसफुली पुट द चंद्रयान 3 इनटू द मून्स ऑर्बिट।
तो आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अगस्त 23 को 2020, मतलब इसको मनाया जाता है। और ये मतलब उसी दिन लैंड हुआ था, तो इसके लिए ही स्पेस डे उस दिन उसको मनाया जाता है। देन लैंडिंग साइट कौन सी है चंद्रयान की, ये थी शिव शक्ति। और लैंडिंग साइट ऑफ ये 3 के लिए शिव शक्ति थी, और जो चंद्रयान 2 गया था उसका जो लैंडिंग साइट का नाम था उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ये मतलब इम्पॉर्टेंट हैं। देन सरफेस पॉइंट स्ट्राइक बाय चंद्रयान 1, तो उसका नाम था जवाहर पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति, तिरंगा पॉइंट और जवाहर पॉइंट। इसके अलावा आपको की फ़ीचर्स कुछ पता होना चाहिए चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो इसमें जो लैंडर का नाम था वो था विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो इसमें एक रोवर भी था, मतलब पहले आप लैंड करते हैं मून पे, और मून उस लैंडर में से एक रोवर निकलता है जो कि आप अर्थ से उसको कंट्रोल करते हैं और वो मून पे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस स्मॉल व्हीकल रहता है जो कि ऑटोमेटिकली मतलब रिमोट कंट्रोल जो होता है और वो मूव करता है। इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा इट ऑल्सो कैरीज अ शेप। ठीक है, स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लानिटरी अर्थ पेलोड। ठीक है, तो ये शेप नाम का एक पेलोड है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कौन सा पेलोड लेके गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, शेप नाम का था, टू स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि शेप नाम का ये पेलोड भी लेके गया था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि आपको पता मतलब याद तो नहीं रखनी है, लेकिन ये कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे ये है रंभा LP टू मेजर द। ठीक है, तो ये कुछ और लैंडर के पेलोड्स हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है, तो एक रंभा LP है। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना। एक चेस्ट करके है, चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। दैन एक इल्सा करके है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सीज्मिक एक्टिविटी। तो ये आपको ये आपको लैंडर के पेलोड्स पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको रोवर के भी पेलोड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये है APXS यानी अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और LIBS यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। तो पिछले साल के जो पेपर हुआ था उसमें ये इस टाइप के पेलोड्स के बारे में भी एक क्वेश्चन बन गया था, तो इसलिए ये आप एक बार देख के जाइएगा चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हम लोग देखने जाते हैं वो है ट्रैवल फॉर लाइफ एंड बेस्ट टूरिज़्म विलेज अवार्ड। ठीक है, तो बेस्ट टूरिज़्म विलेज अवार्ड अभी मिला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म देती है। ठीक है, और इसने अभी इनिशिएट भी किया था बेस्ट टूरिज़्म विलेज कंपटीशन। तो इसमें अवार्ड किसको मिला है एक बार देख लेते हैं। गोल्ड अवार्ड से सम्मानित कौन हुआ है, ये विलेज है दवार करके विलेज है जो कि जम्मू कश्मीर में है। एक सरमोली विलेज है जो कि उत्तराखंड में है। रीक है मिज़ोरम में। कैंथलौर है ये केरला में, और एक माडला है जो कि MP में है। ठीक है, तो इन सब को क्या मिला है, गोल्ड मिला है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है, कुछ गोल्ड के अवार्डीज़ के नाम आपको बस पता होना चाहिए। देन इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ। ठीक है, इस कॉरिडोर को, और इस कॉरिडोर का जो कितना बड़ा कॉरिडोर है, 17 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। और ये पहला रैपिड रेल सिस्टम होगा इंडिया का, और ये न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम, और इसमें 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड इसको लॉन्च हो सकती है, मतलब इसमें अटेन हो सकती है। और इसका जो मतलब जो रीजनल रैपिड जो ट्रेन होगी उसका नाम होगा नमो भारत। ठीक है, तो नमो भारत इसका नाम होगा। देन होयसल टेम्पल देखिए क्या है, होयसल टेम्पल को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, और इसके पहले 41 जो साइट थी वो थी शांति निकेतन, और होयसल टेम्पल कौन सा साइट हो जाएगी, 42nd। ठीक है, तो होयसल टेम्पल के इसके अलावा एक 43rd साइट भी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 43rd साइट भी है, वो हम भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये 43rd साइट कौन सी है। तो आपको होयसल टेम्पल के बारे में थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। ये 12th से 13th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसमें 3 कंपोनेंट हैं, बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुरा। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स।
ठीक है। तो आर्किटेक्चर एलिमेंट कंबाइंड द नॉर्थ इंडियन, तो ये नागर स्टाइल और साउथ इंडिया का द्रविडियन स्टाइल, दोनों स्टाइल में ये बना हुआ है होयसला टेम्पल। और जो इसके अंदर 3 टेम्पल हैं वो कौन से हैं, बेलूर में देखिए मिलता था, एक हेलेबिट में है, एक सोमनाथपुर में है, ठीक है। तो ये होयसला टेम्पल्स है, ठीक है, टेम्पल्स। तो ये कौन कौन से टेम्पल्स के अंदर आते हैं, एक है चन्नकेश्वर टेम्पल, एक होयसलेश्वर टेम्पल जो कि हेलेबिट में है, एक केशवर टेम्पल जो कि सोमनाथपुर में है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे चन्नकेश्वर जो टेम्पल है ये 1116 एडी में ये बनाया गया था। और ये किसने बनाया था, होयसल जो किंग थे विष्णुवर्धन ने। और इसमें जो केशव टेम्पल है ये क्या लिखा हुआ है कि ये डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा को। और इसमें जी, तो ये बस आपको इतना ही पता होना चाहिए होयसल टेम्पल के बारे में। इसको 42nd नंबर का है, ठीक है, तो नंबर भी पता होना चाहिए आपको। और जो शांति निकेतन जो था ये 41 हेरिटेज साइट था और ये एक टाउन है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये 41 था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रिपोर्ट्स और इंडिसेस में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें जो पहला है वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो जो 7 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इसको ऑब्ज़र्व किया गया था। और कहाँ पे, ये जयपुर में किया गया था। और इसी ओकेजन पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है जिसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड का इसमें रखा था, मतलब बताया था। और दिस रिकॉग्निशन इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर, ठीक है, और ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर का ही ये पार्ट है। दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड सो बाय द युंगा असेंबली इन 2019, ठीक है। तो ये सितंबर 7 जो है ये मनाया जाएगा एज अ स्वच्छ सर्वे, तब इसी दिन अवार्ड किया जाएगा, स्वच्छ वायु दिवस की तरह इसको मनाया जाएगा, ठीक है, स्वच्छ वायु दिवस की तरह इसको मनाया जाएगा। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, स्वच्छ वायु दिवस। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जरा एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कैटेगरी 1 में कौन फर्स्ट आया है, तो सूरत गुजरात आया है। सेकंड नंबर पे है जबलपुर एमपी का और थर्ड नंबर पे है आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कैटेगरी 1 हो गया। कैटेगरी 2 में फर्स्ट नंबर पे है फिरोज़ाबाद, सेकंड पे है अमरावती, थर्ड पे है झांसी, ठीक है। तो कैटेगरी 2 हो गया। कैटेगरी 3 में फर्स्ट नंबर पे है रायबरेली उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे है नलगोंडा तेलंगाना और थर्ड नंबर पे है नलागढ़ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये तीनों कैटेगरी के फर्स्ट तो एटलीस्ट याद रखने ही हैं, ठीक है। तो किसी भी कैटेगरी से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप मान लीजिए कैटेगरी 1 ही पढ़ के गए और 2, 3 से आ गया तो आप फंस जाएंगे। देन फर्स्ट नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द नेशनल लेवल वर्कशॉप टाइटल्ड दिस। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था सिटीज़ जो कॉन्फर की गई थी इसमें अवार्ड से। कौन सा अवार्ड है ये, नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड, ठीक है। ये पहली बार ऐसा दिया गया है। नेशनल क्लीन एयर सिटीज़ में किसको मिला है, ये मिला है पहले तो आपको लखनऊ को मिला है, प्रयागराज को मिला है और वाराणसी को मिला है कैटेगरी 1 में। मुरादाबाद को मिला है कैटेगरी 2 में और देवास को मिला है कैटेगरी 3 में। तो यहाँ पे भी कैटेगरीज़ हैं। और इस वाले जो इसका जो अवार्ड का नाम है वो है नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो प्रॉपर है, इसमें ये वाला जो है ये आपको सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं आगे देखते हैं सेकंड नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ वाज प्रेजेंटेड। तो इसमें जो ये सेकंड है, सॉरी, इसमें जो मैं बताना था ये जो पहली बार जब हुआ था ये 2022 में हुआ था। तो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी ये 2022 की थी। ये जो करंट लिस्ट है ये है 2023 की, ठीक है। तो सेम जो अवार्ड है लेकिन ये 2023 की लिस्ट है। और इसमें किसको मिला है, इंदौर को मिला है कैटेगरी 1 में, अमरावती को मिला है कैटेगरी 2 में और परवाणु को कैटेगरी 3 में, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, वो वाला आप याद मत रखिएगा।
ये आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये पिछले साल हुआ था, 2022 का ये है, और ये वाला अभी लेटेस्ट है 2023 वाला, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इंदौर, अमरावती और परवाणू, ठीक है। इसके अलावा आपको एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, अचीव रिडक्शन, इसका जो एम है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हर स्कीम का एम और मिनिस्ट्री आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस सीक्स टू अचीव रिडक्शन अप टू 40% और अचीवमेंट ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर PM10 कॉन्सेंट्रेशन बाई 2025 से 26 तक, ठीक है। तो 40% रिडक्शन कम करना है PM10 का बाई 2025-26, यही है एनकैप एयर प्रोग्राम का एम। तो जैसा कि हम लोगों ने सारे रिपोर्ट्स और इंडिसेस अभी तक इतने देखे, इसके अलावा इसमें आगे NRIF रैंकिंग भी है 2024 की। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियोस को ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहते, 1-1 घंटे की वीडियोस ही रखना चाहते हैं। और अगर ये एक सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ है, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपकी कोई क्वेरी है, और इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं और लोगों के साथ जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अगला भी पार्ट लाएंगे, जिसमें हम लोग सारी जो NRIF की रैंकिंग्स हैं और इसमें SDG इंडेक्स है, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इसको पूरा कंप्लीट करके देखिएगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो करंट अफेयर्स जो होते हैं, इसको कम से कम आपको 3 बार की रीडिंग इसको ज़रूर करके जाना होगा, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो आप इस वीडियो को 1.25x 1.5x पे लगा करके आप इसको खाना खाते वक्त भी देख सकते हैं, या कुछ और जब आपको पढ़ने का मन ना कर रहा हो तो भी आप लगा के देख सकते हैं। तो जितने मल्टीपल टाइम्स आप इसको देखेंगे, आपको ये बेटर याद होता जाएगा। और इसके अलावा आपको सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है, आपको टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। सो स्टडी एंथम के प्लेटफॉर्म पे आपको हर टाइप के वीडियोस जो कि आपको प्रिपरेशन में काम आएंगी, वो आपको इस पे मिल जाएगी। जैसे कि आपने अपने करंट अफेयर सेक्शन में पहले ही ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मोस्टली सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ रखी थी। तो इसमें करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि हमने अगस्त मंथ, जुलाई, जून, जुलाई और इसके पहले के भी जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारी चीज़ की हैं। और आप ये उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है, इसको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल भी इसमें हमने सारी क्लासेस में कर रखी हैं, जो कि आपके पूरे स्टैटिक पार्ट को आराम से कवर कर लेंगी। और इसमें से आप पूरे यूपी के सेक्शन से करीब 20 नंबर के क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ सकते हैं। तो सारे जो ई दृष्टि के जो करंट अफेयर्स हैं वो हमने इस प्लेलिस्ट में रखी हुई है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दी है। आपको बस पार्ट 4 भी मैं अपलोड कर दूंगा ये। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे, उसमें हम लोग आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कमिटमेंट है स्टडी एंथम का, कि हम आपके सारे जो करंट अफेयर्स हैं उसको एकदम प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर्स से कम आपके 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। और यूपी के भी जो सेक्शन है उससे भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करीब 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आप इस पूरे प्लेलिस्ट से ही आप दे करके कर सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट जो होती हैं, ये 1-1 घंटे की, मैक्सिमम वीडियोस में 1 घंटे की ही रखता हूँ, ताकि ये आप लोगों को मतलब जल्दी से आप इसको कंप्लीट कर सकें और एक रिदम बना रहे पढ़ने का। और इस तरह से हम इस पूरे प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आगे की करंट अफेयर सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।